क्या हो अगर पैसे के बारे में जो कुछ हमने स्कूल में सीखा वो ज्यादातर शायद गलत हो। ये एक बड़ा सवाल है और ये रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के बिल्कुल सेंटर में है। ये 1997 में आई थी और इसने पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में काफी हलचल मचाई थी। बिल्कुल, बहुत प्रभावशाली किताब रही है। तो आज हमारे पास यही किताब है और इससे जुड़े कुछ और विश्लेषण भी हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसके जो मुख्य आइडियाज हैं उनकी गहराई में जाए। हाँ, देखते हैं कि क्या खास है इसमें। कहानी बेसिकली दो पिताओं की है। उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी में थे जी। और दूसरे उनके दोस्त के पिता रिच डैड 8वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया था पर वो एक कामयाब बिजनेसमैन बने। अच्छा, ये कंट्रास्ट तो है। बिल्कुल। एक ने सिखाया पैसे के लिए खूब मेहनत करो, दूसरे ने कहा नहीं, पैसे से अपने लिए मेहनत करवाओ। हाँ, यही सारा खेल है। इसी फर्क से वो सबक निकले जिसने लेखक की पूरी सोच ही बदल दी पैसे को लेकर। तो चलिए इसी सोच को थोड़ा खोलते हैं, है ना? हाँ हाँ, जरूर। और देखिए, सबसे मजेदार बात शायद ये है कि ये किताब सीधे सीधे हमारी जो पारंपरिक पढ़ाई लिखाई है उस पर सवाल उठाती है। सही कहा। स्रोत यही बताते हैं कि कियोसाकी मानते थे कि स्कूल हमें अच्छा एम्प्लॉय बनना सिखाते हैं, मालिक नहीं। वो कहते हैं स्कूल फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब पैसे की समझ नहीं देते। रिच डैड का पूरा फोकस इसी पर था। भाई, असली दुनिया में पैसा चलता कैसे, कैश फ्लो क्या है, पैसा कैसे आ रहा है, कहाँ जा रहा है, समझना कि पैसा आ कहाँ से रहा है, जा कहाँ रहा है। बिल्कुल। और इन्वेस्ट करके पैसे से पैसा कैसे बनता है, और टैक्स के जो नियम हैं उन्हें अपने फायदे के लिए लीगली कैसे इस्तेमाल करें। कियोसाकी के हिसाब से यही प्रैक्टिकल नॉलेज असली पावर है, डिग्री उतनी नहीं। सही बात है। और इसी सोच से जुड़ा है पहला बड़ा सबक कि अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। हाँ, ऐसा उनके लिए काम करता है। पुअर डैड हमेशा कहते थे सेफ जॉब देखो, अच्छी सैलरी हो, फायदे मिले। बिल्कुल वही पारंपरिक सोच। जबकि रिच डैड का मंत्र था एसेट्स बनाओ, संपत्ति, ऐसी चीजें बनाओ जिनसे लगातार इनकम आती रहे, भले ही आप उस वक्त एक्टिवली काम ना कर रहे हो। जैसे किराए की प्रॉपर्टी हो गई, या स्टॉक से डिविडेंड आ रहा है, या कोई अपना बिजनेस है जिससे पैसा बन रहा है, वो पैसिव इनकम वाली बात। एग्जैक्टली, पैसिव इनकम, यही उनकी सोच का बिल्कुल कोर था। और ये सीधे जुड़ता है दूसरे सबक से जो शायद सबसे ज्यादा फेमस है। हाँ, वो एसेट और लायबिलिटी वाला। वही संपत्ति और देनदारी के बीच का फर्क समझना। सुनने में बड़ा आसान लगता है। हाँ, लगता तो है, पर कियोसाकी कहते हैं कि ज्यादातर लोग यही मात खा जाते हैं। परिभाषा तो सीधी है, एसेट आपकी जेब में पैसा डालता है, लायबिलिटी आपकी जेब से पैसा निकालती है। लेकिन गड़बड़ ये है कि बहुत सी लायबिलिटीज को लोग एसेट समझ बैठते हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे वो बड़ा सा घर जिसके लिए भारी भरकम होम लोन लिया हो। अच्छा। या फिर वो चमचमाती नई कार जो लोन पर खरीदी हो। ये चीजें दिखने में अच्छी लगती हैं, स्टेटस सिंबल भी होती हैं। हाँ, होती तो है। पर अगर वो हर महीने आपकी जेब से पैसा निकाल रही हैं, मेंटेनेंस है, ईएमआई है, इंश्योरेंस है, तो रिच डैड के हिसाब से वो लायबिलिटी है, एसेट नहीं। मतलब जब तक वो आपको कमा कर न दे रही हो। बिल्कुल। उनका जोर हमेशा ऐसी चीजें खरीदने पर था जो कैश फ्लो दें, जिनसे पैसा आए, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी हो गई, या ऐसे स्टॉक्स जो डिविडेंड देते हों, बॉन्ड्स हो गए। हाँ, या कोई बिजनेस। ये समझना कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है और आ कहाँ से रहा है, ये फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम है। बहुत सही। और ये एसेट बनाने का आइडिया सीधे सीधे उद्यमशीलता मतलब एंटरप्रेन्योरशिप वाली सोच से जुड़ता है। ये तीसरा पॉइंट हुआ। हाँ, बिल्कुल। कियोसाकी के लिए ये जो जॉब सिक्योरिटी वाली बात है ना, ये एक तरह का भ्रम है। अच्छा। वो कहते रही कि बाजार बदलता है, कंपनियां आती जाती हैं, नौकरियां भी जाती हैं। असली सिक्योरिटी किसी कंपनी पर निर्भर होने में नहीं है, बल्कि अपने फाइनेंस पर कंट्रोल रखने में है। अपने पैरों पे खड़ा होना फाइनेंशियली। एग्जैक्टली। इसीलिए रिच डैड हमेशा कहते थे अपना कुछ शुरू करो, छोटा सा ही सही। इससे क्या होता है, आप रिस्क लेना सीखते हो, गलतियों से सीखते हो। हाँ, डर कम होता है। वो मानसिकता बनती है। और इसी मानसिकता से जुड़ा है वो सोच बदलने वाला छोटा सा सवाल। याद है, पुअर डैड कहते थे मैं ये खरीद नहीं सकता, बात खत्म। हाँ, फुल स्टॉप लग जाता है। लेकिन रिच डैड पूछते थे मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। ये एक सवाल है, ये दिमाग को सोचने पे मजबूर करता है, रास्ते ढूंढने पर। बिल्कुल, प्रॉब्लम को चैलेंज बना देता है। ये छोटा सा फर्क है भाषा का, पर ये नजरिया बदल देता है। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये जिंदगी में किसी भी चैलेंज को फेस करने का तरीका है। भी मानते हैं कि ये किताब ना, खासकर जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं फाइनेंस की दुनिया में, उनके लिए बहुत मोटिवेटिंग है।
हाँ, एक नया नजरिया देती है। एक बिल्कुल नया फ्रेमवर्क देती है पैसे को देखने का। हालांकि कुछ एनालिसिस ये भी कहते हैं कि भाई इसमें बहुत ठोस स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस नहीं है। अच्छा, मतलब कैसे करें वाला पार्ट थोड़ा कम है। हाँ, कह सकते हैं। और कुछ आइडियाज बार बार दोहराए गए लगते हैं। ये क्यों करे पर ज्यादा फोकस करती है, कैसे करे पर उतना नहीं। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो शायद यही है कि लोगों को चैलेंज करती है कि वो अपनी पुरानी सोच पर सवाल उठाएं और ये विश्वास दिलाती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम मुमकिन है। हाँ, वो माइंडसेट शिफ्ट। बिल्कुल, वो जो मानसिकता में बदलाव लाती है वो वाकई बहुत पावरफुल हो सकता है। तो कुल मिलाकर निचोड़ क्या निकलता है? रिच डैड पुअर डैड कोई जादू की छड़ी नहीं है कि रातों रात अमीर बन जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये जिंदगी भर के लिए एक अमीर इंसान की तरह सोचने और फैसले लेने की एक बुनियाद रखती है। ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छी हो सकती हैं जो अभी शुरू कर रहे हैं। हाँ, उनके लिए भी। यंग प्रोफेशनल्स के लिए जो अपनी कमाई को सही जगह लगाना चाहते हैं, जो लोग साइड में कुछ कर रहे हैं उनके लिए, और हर उस इंसान के लिए जो बस महीने के आखिर में पैसे की तंगी से परेशान हो चुका है। सही बात। ये सिखाती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम सबके लिए, सिर्फ किस्मत वालों के लिए नहीं। बिल्कुल। और ये सारी बातचीत हमें एक अहम सवाल पे छोड़ जाती है ना? कौन सा सवाल? कि भाई ये सब सुनने और समझने के बाद पैसे को लेकर या संपत्ति को लेकर हमारी अपनी वो कौन सी एक पुरानी धारणा या सीख है जिस पर अब शायद सवाल उठाने का वक्त आ गया है। सोचने वाली बात है वाकई।